नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी एक एईपीएस संचालक हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों एईपीएस को लेकर के आरबीआई ने 5 नए नियम जारी किए हैं। अब मेरे ख्याल से अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे तो शायद है कि आप भी एईपीएस का बिजनेस करना बंद कर सकते हैं। और ये अपडेट वाकई में काफ़ी डेंजरस है। और एपीएस संचालकों की संख्या जितना तेजी के साथ बढ़ी हुई है 2020 से लेकर के 25 के आसपास में, शायद उतना तेजी से अब घटने भी लगेगी। मतलब कहने का यह है कि अब एपीएस का बिजनेस आसान नहीं होगा। तो बने रहिए, सब कुछ आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए, ए टू जेड चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ बताया गया है कि आरबीआई ने एईपीएस टच पॉइंट ऑपरेटर के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। ये गाइडलाइन, ठीक है। आरबीआई ने आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जिसे हम एईपीएस कहते हैं, के जरिए होने वाले लेन देन में हो रहे फ्रॉड को देखते हुए टच पॉइंट ऑपरेटरों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है। यह नियम ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने और डिजिटल लेन देन को और मजबूत बनाने के लिए बनाए गए हैं। आप नीचे देख लीजिए नई गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु। ये 5 पॉइंट है दोस्तों, जो कि आपको आगे मैं दिखाता हूं। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट पे। आप यहाँ पे देखिए, ऑपरेटर का पूरा केवाईसी अनिवार्य होगा। देखिए क्या कहा गया है। अब कोई भी एईपीएस टच पॉइंट ऑपरेटर, जिसे हम एटीओ भी कह सकते हैं, तभी ऑनबोर्ड किया जाएगा जब वह पूरी तरह से बैंक द्वारा केवाईसी और ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया से गुजरेगा, जैसा कि किसी आम ग्राहक के लिए किया जाता है। ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है, यहां पर देखिए क्या कहा गया है। 3 महीने तक निष्क्रिय रहने पर केवाईसी दोबारा करना होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे हमारे एईपीएस संचालक भाई हैं जो कि मल्टी टाइप के एईपीएस बैंकिंग में अपनी आईडी बना चुके हैं, लेकिन वो काम करते हैं किसी पार्टिकुलर एक एईपीएस एप्लीकेशन के साथ। ठीक है। और लगभग 6 महीने तक आपको अभी टाइम दिया जा रहा था कि यदि आप 6 महीना के अंदर अपने एईपीएस बैंकिंग एप्लीकेशन से कोई एक ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आपकी आईडी रीएक्टिवेट हो जाती थी, लेकिन अब उसका लिमिट घटा दिया गया है। केवल 3 महीना के अंदर ही ये आपका खत्म हो जाएगा, आपकी आईडी निष्क्रिय हो जाएगी। ठीक है। तो इसे आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, कहा गया है अगर कोई ऑपरेटर लगातार 3 महीने तक कोई वित्तीय या गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो उसका केवाईसी फिर से कराना जरूरी होगा। बिना केवाईसी अपडेट के वह दोबारा एक्टिव नहीं हो सकेगा। ठीक है। अब यहां हम बात करते हैं तीसरा जो पॉइंट है। देखिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग और रिस्क आधारित लिमिट्स। ठीक है। बैंक को सभी एईपीएस ऑपरेटरों की लोकेशन, ट्रांजैक्शन की मात्रा और फ्रीक्वेंसी की निगरानी करनी होगी। साथ ही फ्रॉड के रिस्क को देखते हुए लिमिट भी तय करनी होगी। ठीक है। अब आपका जो नजदीकी बैंक है दोस्तों, वो अपने हिसाब से लिमिट को तय करेगा कि आप 10,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं अपने कस्टमर का, या आप 5,000 निकाल सकते हैं, या 2,000 निकाल सकते हैं। यदि आपके एरिया में ज्यादा फ्रॉड होता होगा तो ऐसे केसेस में आपके नजदीकी का जो बैंक है वो अपने कस्टमर का एईपीएस का ट्रांजैक्शन लिमिट अपने इच्छानुसार घटा सकता है। ठीक है। ये आरबीआई ने बैंक के ऊपर जिम्मेदारी दे दी है। अच्छा, उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट, ये काफी महत्वपूर्ण है। एईपीएस का सुरक्षित इस्तेमाल। एईपीएस का उपयोग सिर्फ एईपीएस ऑपरेशन तक सीमित रहेगा। इससे सिस्टम को गलत उपयोग से बचाया जाएगा और मजबूत सिक्योरिटी कंट्रोल्स लागू होंगे। ठीक है ना। पांचवा भी देखिएगा, काफी काम का है दोस्तों। 5 नंबर पे कहा गया है कि एक ऑपरेटर एक बैंक नियम। बहुत ही ज्यादा जटिल नियम दोस्तों ये वाला होने वाला है। इसे आपको बहुत केयरफुली समझने की आवश्यकता है, और इसी की वजह से हमारे बहुत सारे एईपीएस संचालक भाई एईपीएस का बिजनेस ही शायद छोड़ देंगे। देखिए क्या बताया गया है।
कि अब हर एईपीएस टच पॉइंट ऑपरेटर केवल एक ही बैंक के साथ कार्य कर सकता है। ठीक है। अभी तक ये है कि आप किसी भी बैंक का ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो बीसी होता है वो पार्टिकुलर, मतलब जो मिनी ब्रांच वाला होता है, वो पार्टिकुलर किसी एक बैंक का ही ट्रांजैक्शन करता है। लेकिन आपके पास वो सामर्थ्य है, वो फैसिलिटी है कि आप मल्टी बैंक यानी किसी भी बैंक का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अब ये नियम चेंज होने वाला है, केवल एक बैंक से ही पार्टिकुलर आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। इससे निगरानी और जवाबदेही दोनों आसान होगी। क्या उद्देश्य है इन गाइडलाइन का, ये भी यहाँ पर बताया गया है। ध्यान दीजिए, कहा गया है इन गाइडलाइंस का उद्देश्य निम्न है। ग्रामीण और अर्ध शहरी भारत में वित्तीय समावेशन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना। देखिए, लागू होने की तिथि बताया गया है 1 जनवरी 2026। ठीक है ना। तो दोस्तों, इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं आप भी सोच सकते हो कि अब आपका एईपीएस ट्रांजैक्शन का जो बिजनेस है वो मेरे ख्याल से काफी जटिल हो जाने वाला है। क्योंकि अगर एईपीएस संचालक वैसे भी प्राइवेट होता है, ठीक है, केवल एक बैंक का पर्टिकुलर वो ट्रांजैक्शन करेगा तो उसे कितना कस्टमर मिल पाएंगे। कस्टमर की संख्या बहुत सीमित हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और आपके ही क्षेत्र में कोई मिनी ब्रांच चलाता है उसी बैंक का, वो एक भी पैसा नहीं लेता है, तो कस्टमर उसके पास जाएगा या आपके पास जाएगा। ज्यादातर के मजबूरी में कस्टमर आपके पास आता है, क्योंकि अगर मिनी ब्रांच पे भीड़ लगी हुई है तो वहां उसका टाइम ज्यादा चला जाएगा और आपके पास आएगा, भले भी 2 पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन तुरंत विड्रा करके आप पैसा उसको दे देते हैं। तो ये उसकी एक मजबूरी है कि इस टाइम, मतलब इस वजह से आपके पास आता है। दूसरी चीज ये है कि मिनी ब्रांच वाला जो होता है उसका टाइमिंग फिक्स है, उसके बाद वो अपना सिस्टम बंद करके चला जाता है। लेकिन आपका काम होता है मोबाइल फोन से, तो आप एनी टाइम पैसा विड्रा कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, इत्यादि तमाम फैसिलिटी आपके मोबाइल फोन में अवेलेबल है। ठीक है। मिनी ब्रांच वाले अक्सर के सिस्टम से काम करते हैं, सिस्टम के अलावा वो मोबाइल से काम नहीं करते हैं। लेकिन जब एक बैंक का पार्टिकुलर आपको अथॉरिटी मिलेगी एईपीएस ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कितना कस्टमर आपको मिल पाएंगे। बहुत कस्टमर सीमित हो जाएंगे और इसी वजह से हमारे बहुत सारे एईपीएस संचालक भाई अपना बिजनेस छोड़ देंगे, क्योंकि उनको कमाई हो ही नहीं पाएगी। ठीक है। हालांकि ये जो सिस्टम लाया जाएगा कि आप केवल एक बैंक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर पाएंगे। आपके नजदीकी जो बैंक है जिसके कस्टमर आपके पास ज्यादा होंगे, आप उसी का सिलेक्शन अपने आप से कर पाएंगे। ये स्वेच्छा आपके ऊपर होगी। ठीक है ना। तो ये है दोस्तों आरबीआई की नई गाइडलाइन, जो कि 1 जनवरी 2026 से ये आपका लागू होगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही एईपीएस से रिलेटेड वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए, अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।